अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम लोग आखिरी इश्क नावल की एपिसोड 11 पढ़ेंगे। ये स्टोरी हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज रोमांटिक नावल है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो चलें बिना देरी के नावल शुरू करते हैं। रात को सब बड़े बहराम शाह के कमरे में मौजूद थे। बहराम शाह ने सबको जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। अबान शाह भी कुछ देर पहले हवेली लौटे थे। जी बाबा साईं, सब खैरियत है। यो जो यूं सबको एक साथ इकट्ठा किया है। हमने अबान शाह की शादी के मुतालिक बात करने के लिए सबको इकट्ठा किया है। अबान शाह यो गौर से बात सुन रहे थे। शादी की बात सुनकर चौंक गया। हमने फैसला किया है कि हम अबान शाह की शादी अपनी लाडली पोती बादशाह से कर दे। जहां सब इस फैसले से खुश थे वहीं अबान शाह गुस्सा पीते उठ खड़े हुए और बोले, सॉरी दादाजी, पर मैं बादशाह में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, ना मैं इसे शादी करने का सोचा है कभी। मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी, अपना फैसला सुनाया है। बहराम शाह गुस्से से बोलते हैं, जब मैंने एक बार मना कर दिया है मुझे आपकी पोती से शादी नहीं करनी तो दादा जान बार बार क्यों एक रट लगा रखी है और क्यों नहीं शादी करनी, हमें वजह बताएं बरखुदार। इसकी इसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है और इससे क्या, मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। वो अपनी हाइजल आंखें जो गुस्से और बर्दाश्त से सुर्ख हो चुकी थी बादशाह पर डालकर अपने कमरे में चला गया। पीछे दादा मुठियां बींच कर रह गया। बहू समझा लो अपने लाडले को, इसकी शादी होगी तो बादशाह से, और मैं भी देखता हूँ मेरे फैसले से कैसे पीछे हटता है। किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई, किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई सैयद बहराम शाह को इनकार करने की। हमारे लाड प्यार ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। अब्बा जी गुस्सा नहीं करे, मैं बात करती हूँ, मुझे यकीन है वो अपनी माँ की बात से इनकार नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है बहू ऐसा ही होना चाहिए। वो कमरे में जाकर हर चीज उठा उठा कर फेंक रहा था। गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। बहुत शौक है ना इस बादशाह को मेरे पल्ले बांधने का। ठीक है दादा जान, इसकी अक्ल तो मैं टकाने लगाऊंगा। सारे फसाद की जड़ ये लड़की ही है। वो खुद से बातें करता कोई जुनूनी ही लग रहा था। इम्तिसाज शाह आज लाल हवेली आए हुआ था। वैसे तो वो कभी कभार ही यहाँ पर आता था, पर इसने जिस बंदे को हसाला की निगरानी के लिए रखा था, इसने कल फोन पर जो इत्तला दी थी बस वो ही कंफर्म करने के लिए हवेली आया था। अभी वो मर्दान खाने में बने अभी वो मर्दान खाने में अपने नाना बहराम शाह के पास बैठा हुआ था। बजाय तो वो बहराम शाह से बात कर रहा था, पर इसका दिल मचल रहा था हवेली के अंदर जाने के लिए। आखिर कुछ देर बाद वो उठकर अंदर चला गया, जहां इसका सामना इसी दुश्मन जान से हुआ जिसने इसके दिल की दुनिया तहस नहस कर रखी थी। वो सीढ़ियों से उतरती साथ अपना दुपट्टा सेट करती हुई चली आ रही थी। इसे देखते ही इम्तिसाल शाह बेखुदी में आगे बढ़कर इसके सामने जा खड़ा होता है। वो जो अपने ध्यान में चली आ रही थी कि अचानक से पाँव फिसलता है और इससे पहले कि वो जमीन बोस होती किसी ने जल्दी से आगे बढ़कर बाहों से थाम लिया। वो नजर उठाकर देखती है तो सामने खड़े इम्तिसाल शाह को देखकर खौफ से किप कपाने लग जाती है और बोलती है, तुम यहाँ भी पहुंच गए, कितने ढीठ इंसान हो आप। वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। सामने से हिया बेगम आती
نظر آتی ہے، وہ مسکرا کر ملتی ہے اور پوچھتی ہے آج کیسے آنا ہوا امتسال شاہ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی سب خیریت ہے میمانی، یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی، کیا مہمان آئی ہے؟ ارے نہیں بیٹا، یہ حسالہ ہے، برار بھائی کی بیٹی، یہ لوگ حویلی واپس آ گئے ہیں۔ اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر میں بھی ابرار ماموں سے مل کر آتا ہوں۔ کہاں ہے ماموں؟ اوپر تیسرے روم میں۔ اور وہ ماموں سے ملنے اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے۔ حسالہ جو اپنے بابا کے لیے سوپ بنانے کے لیے نیچے آئی تھی، اپنے سامنے اس خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا وہ اس کا پیچھا صرف باہر کی حد تک کرتا ہے، پر وہ تو حویلی بھی پہنچ چکا تھا۔ لیکن ایک چیز ہڑبڑی میں سالہ نے بھی نوٹ نہیں کی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج اس خوبصورت شہزادے سے ڈری نہیں تھی، بس تھوڑا گھبرائی تھی۔ وہ سوپ بنا کر ٹرے میں رکھ کر دوبارہ کمرے میں آئی تو دیکھا امتسال شاہ سامنے ہی اس کے بابا کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، جو آج اسے کچھ زیادہ ہی شریف بنا نظر آ رہا تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ تو حویلی والوں کے سامنے اس کا روپ ہے، باہر تو وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ آؤ بیٹی ان سے ملو، ان سے تو کافی بار سڑک پر مل چکی ہوں۔ وہ دانت پیستی بولی۔ کچھ کہا آپ نے؟ امتسال جو اس کی غور افزائی سن چکا تھا بولا تو وہ جلدی سے سیدھی ہوتی پہلو بدل گئی۔ نہیں بابا، میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے ان کو۔ حسالہ کے ساتھ جھوٹ پر امتسال شاہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ بیٹا یہ آپ کے انوشے پھپھو کے بیٹے امتسال شاہ ہیں، اور امتسال بیسے یہ میری لاڈلی، میری جان، میری پیاری بیٹی حسالہ ہے۔ ابرار شاہ دونوں کا تعارف کرواتا ہے۔ آپ باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے سوپ پی لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چلیں جلدی کریں، منہ کھولیں۔ وہ چمچ ابرار شاہ کے منہ کے قریب لاتے ہوئے بولی۔ امتسال شاہ تو باپ بیٹی کا پیار دیکھ رہا تھا جب نیچے سے ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آتی ہے۔ اچھا مامو سائیں مجھے اجازت ہے، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ حسالہ کو دیکھ کر بولتا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ ابان شاہ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری ای میل چیک کر رہا تھا جب اس کی ماں کمرہ نوک کرتی اندر آئی۔ ارے موم آپ؟ جی بیٹا جی، میں نے سوچا ہمارا بیٹا ناراض ہے، خود جا کر بات کرتی ہوں۔ نہیں موم، بلا میں کیوں ناراض ہونے لگا آپ سے؟ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی ہے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ابان شاہ بھی لیپ ٹاپ چھوڑ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حیا بیگم پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور بات کا آغاز کرتی ہے۔ ابان شاہ آپ کو پتہ ہے جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو بابا سائیں نے پورے گاؤں کو اور آس پاس کے سبھی لوگوں کو دعوت کی تھی، کیونکہ ان کی حویلی کا چراغ اس دنیا میں آیا تھا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پوری حویلی کا چکر لگواتے تھے۔ آپ کے بعد اس حویلی میں کسی بچے کی کلکاریاں نہیں گونجی تھی، آپ کی ہر خواہش پوری کی۔ پھر کچھ سالوں بعد بادشاہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بابا سائیں پھر بھی آپ کے لیے اپنا پیار کم نہیں کیا۔ بادشاہ کے اندر سب کی جان ہے، ایک بیٹی کے ناطے مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو بادشاہ کیوں پسند نہیں ہے، پر مجھے یقین ہے وہ آپ کی زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آج جیسے بابا سائیں سے بدتمیزی سے بات کی ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بادشاہ بیٹی ہم سب کو پسند ہے، آگے آپ کی مرضی، جو فیصلہ آپ کا ہوا ہم مان لیں گے۔
पर बेटा एक बार गौर करना ज़रूर मेरी बातों पर। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। पीछे अबान शाह को फैसला करने में चंद मिनट ही लगे थे। अबान शाह ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। सब बहुत खुश थे और मुतमीन भी, क्योंकि सबको लगता था अबान जैसे अक्खड़ मिजाज का ब्या क्योंकि सबको लगता था जैसे अबान अक्खड़ मिजाज का है, बादशाह इतनी ही नटखट से ही दोनों की जोड़ी मस्त रहेगी। अब बादशाह से भी पूछना रह गया था। वो काम दादा जी ने खुद सर अंजाम देना था, इसलिए इसने बादशाह को अपने कमरे में बुलवाया था। जी दादा साईं, आपने बुलाया? हाँ जी, बैठो मेरे पास। बादशाह दादा साईं के साथ बेड पर जाकर टिक कर बैठ गई और बहराम शाह बोले, अगर हम अपनी बेटी से कुछ मांगेंगे तो इनकार तो नहीं करेगी आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप दादा साईं? मेरी जान भी आप पर कुर्बान। आप हुक्म तो करें। दादा साईं मुस्कुराए और बोलते हैं, हमें अपनी लाडली से यही उम्मीद थी। हम सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया है कि आपकी शादी अबान शाह से की जाए। आपको इस फैसले से अगर इनकार है तो बिना डरे बोल सकती हैं। आप हमें आपकी खुशी भी अजीज है। बादशाह तो अपने नाम के साथ अबान का नाम जुड़ा नाम सुनकर ही शौक हो जाती है। भला कभी यूं भी आसानी से मोहब्बत मिलती है? हाँ, बिन मांगे मोहब्बत मिल रही थी बादशाह फिरोज शाह को। भला वो क्यों नाशुक्री करती? जी 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 दादा साईं, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो सर झुका जाती है। जीती रहो मेरी बच्ची, सदा सलामत रहो। वो इसके सर पर प्यार देते हैं और वो इजाजत लेती अपने कमरे में चली जाती है। धड़कते दिल के साथ वो कमरे में आती है और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट जाती है। खुशी तो इसके अंग अंग से छलक रही थी। वो जिसके ख्वाब जवानी की दहलीज पर पाँव रखते ही देखती आ रही थी, वह यूं अचानक पूरे होते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। वो यूनानी शहजादा इसका है। वो तो बादशाह को सोच सोचकर शर्मा रही थी। इसने जल्दी से वजू बनाया और शुक्राने के नफल अदा किए। भले वो इसको भला वो इस खुशी में इस रब को कैसे भूल सकती है जिसने इसकी जिंदगी की खुशियां बगैर किसी रुकावट के इसकी झोली में डाल दी थी। अब वो अपनी खुशी ईशा से बयान करने लगी थी। इसने अपना फोन उठाया और झट ईशा को कॉल मिला दी। असाला अभी अभी नहा कर नीचे आई थी। इसने आज येलो कलर की फ्रॉक और सफेद पैजामा पहन रखा था, मैचिंग दुपट्टा लिए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो किचन में आई तो हिया बेगम सब्जियां काट रही थी। लाए ताई जी, मैं काट देती हूँ, आप कमरे में जाएं, आराम कर ले, सुबह से लगी थक गई होंगी आप। अरे नहीं बेटी, ये कौन सा काम है, मैं कर लूंगी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, काम तो होते रहेंगे। वो वापिस आने को मुड़ने लगी तो ताई की आवाज सुनकर पलटी। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ ये जूस इंतसाल बेटे को देकर आओ। मैं देना भूल गई, वो लाउंज में बैठा है। चारों न चार हसाला जूस वाला गिलास ट्रे में रखा और देने चल पड़ी। जाने क्यों इम्तिसाल शाह के सामने जाते दिल अलग ही साज बजाना शुरू हो जाता था। ये एहसास समझ से बाहर था। अभी भी वो मरे मरे कदम लिए लाउंज में आती है और इम्तिसाल शाह के सामने टेबल पर जूस रखकर पलटने लगती है। जब वो इसकी कलाई थाम लेता है, उठकर इसके सामने आ खड़ा होता है और नजरें हसाला के चेहरे पर टिका देता है। वो कन्फ्यूज सी निचला होंठ चबाती पाँव को घूर रही थी।
امتسال شاہ اس کی ایک ایک حرکت پر بینی سے جائزہ لیتا ہے اور بولتا ہے تم واحد لڑکی ہو جو امتسال شاہ کے دل کی سلطنت پر راج کرنے لگی ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے دل کی دنیا رنگین ہوتی جا رہی ہے۔ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں پر تمہارے جیسی معصومیت کسی میں بھی نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا محبت کسے کہتے ہیں پر یہ دل تمہاری چال یہ پھرتا ہے۔ حسالہ تو پتھر کی مورت بنی سب سن رہی تھی۔ وہ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جہاں دل کہتا ہے سچ بول رہا ہے، ایمان لے آؤ اس کی بات پر۔ پھر وہ بھی نظریں جھکا جاتی ہے اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ پیچھے وہ اسی راہ کو تکتا رہا جس راستے سے وہ جاتی ہے۔